Hey guys, I welcome you all to An Academy CA Foundation YouTube चैनल। दोस्तों हम कर रहे हैं बीसी के चैप्टर 4 हमारे इस YouTube चैनल पे। सो आइए हमारा आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जो लोग मुझे नहीं जानते उन सबको बता दो कि आई एम मोनीश वोरा, आई एम ए चार्ट अकाउंटेंट एंड गाइस मैं आप सबको सीए फाउंडेशन का इकोनॉमिक्स एंड बीसी को पढ़ाता हूँ। दोस्तों ये हमारी बाहुबली टीम है जो आपको अन अकेडमी पे सीए फाउंडेशन लेवल पे आप सबको पढ़ाते हैं। आप हमारा दोस्तों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें कृपया करके बेटा। सिर्फ इसी टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना है, कोई भी और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये हमारा ऑफिशियल चैनल है, इसी चैनल पर हमारे सारे एजुकेटर्स के अपडेट्स आते हैं। ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दी गई है। आप जो दोस्तों मेरे फ्री सेशंस देखने के लिए livedaily.me/ca लाइव डेली में एमएमई सर वाले टैब पे अगर चले जाएंगे तो आपको मेरे सारे सेशंस वहां पे मिल जाएंगे, राइट। तो आप दोस्तों जब अन अकेडमी से जुड़ जाते हैं तो अन अकेडमी आपको यूट्यूब पे फ्री क्लासेस प्रोवाइड करते हैं एंड हमारे अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे भी कुछ फ्री क्लासेस होते हैं। लेकिन अगर आप हमसे फुल कोर्स स्ट्रक्चर्ड वे में प्लान्ड मैनर में पढ़ना चाहते हैं तो आपको अन अकेडमी प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। दोनों में सेम क्लासेस होती है, लेकिन प्लस में आपको पीडीएफ नोट्स एंड आइकॉनिक में आपको पीडीएफ नोट्स के साथ साथ कुछ एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे पर्सनल कोच, प्रिंटेड बुक्स जैसे एडिशनल फीचर्स। तो प्लस या आइकॉनिक बैच को क्या करके ज्वाइन करके प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेके आप हमारी बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे लक्ष्य बैच, मिशन सक्सेस बैच, जो 15 फरवरी के बाद नई बैच स्टार्ट होगी सीए फाउंडेशन की आप सब बच्चों के लिए। तो आप इन बैचेस को ज्वाइन करने के लिए सीए फाउंडेशन प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लीजिए। एमवी सर कोड यूज करेंगे तो एडिशनल 10% का ऑफ मिलेगा एंड सबसे बढ़िया है बेटा आपका कॉम्बो, 2 साल का कॉम्बो ले लीजिए। फाउंडेशन इंटर दोनों का क्लासेस एक ही सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा। एमपी सन कोड यूज करना ना भूलें। तो गाइस चलिए हमारा आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा आता है स्पेक्टर ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा वो ये है टाइपोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज। तो बोलता है इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑन द बेसिस ऑफ, अब सुनना मत ध्यान से, अभी मैं जो आपको बता रहा हूं ना, अभी मैं जो बता रहा हूं आपको वो है इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप। स्कोप मतलब क्या, देखिए अभी हम जो आपको पढ़ा रहे हैं ये क्या है, दिस इज टाइप ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप। लिख देंगे बेटा आपके बुक में भी, ये क्या है, दीज आर टाइप्स ऑफ पॉलिसी ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप। ठीक है, यस। स्कोप, स्कोप मतलब क्या कि वो कौन से मतलब उसके अंदर हम क्या क्या करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट पॉलिसीज जो है ये पूरे इकोनॉमी को अफेक्ट करती है। मतलब इसका स्कोप क्या है, इकोनॉमी वाइड स्कोप है, पूरी इकोनॉमी को अफेक्ट करता है आपका मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट पॉलिसी। लेकिन आपका सेक्टर मैनेजमेंट पॉलिसीज जो है, आपका सेक्टर मैनेजमेंट पॉलिसी ये सेक्टर स्पेसिफिक होता है, एक किसी पर्टिकुलर सेक्टर को अफेक्ट करता है। समझ में आ रहा है, स्कोप में क्या आ रहा है कि एरिया, कि कितना एरिया कवर कर रहा है। फॉर एग्जांपल वापस से मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट पॉलिसीज पूरी इकोनॉमी एज अ होल को अफेक्ट करता है, लेकिन सेक्टर मैनेजमेंट पॉलिसी सेक्टर स्पेसिफिक होता है, किसी पर्टिकुलर सेक्टर को अफेक्ट करता है। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट पॉलिसीज में दो पॉलिसी आती है बेटा, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी आपका गवर्नमेंट बनाता है कि फिस्कल पॉलिसी आपका गवर्नमेंट बनाता है, जिसके अंदर हम क्या बताते हैं कि गवर्नमेंट को कितना कितना खर्चा करना चाहिए, गवर्नमेंट को कितना कितना खर्चा करना चाहिए, राइट। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात होती है बेटा यहाँ पे कि गवर्नमेंट को लोगों के कितना खर्चा करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल क्या और रोड्स बनाने की जरूरत है, क्या हमें एजुकेशन सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत है। समझ में आ रहा है कि कहाँ कहाँ पैसा खर्चा करना चाहिए गवर्नमेंट को, वो फिस्कल पॉलिसी में डिसाइड होता है। देन कौन सी चीजों पे टैक्स लगना चाहिए, है ना, इनकम टैक्स, जीएसटी, कौन से ट्रांजैक्शंस पे टैक्स लगना चाहिए, फिस्कल पॉलिसी में डिसाइड होगा, है ना। देन नॉन टैक्स रेवेन्यू, जैसे आपको पता है कि आप अगर सिग्नल तोड़ते हैं तो आपको चालान का पेमेंट करना पड़ता है। वो चालान का पैसा मिलता है किसको, गवर्नमेंट को मिलता है। वो गवर्नमेंट का नॉन टैक्स रेवेन्यू है, वो टैक्स नहीं है, वो आपने पेनल्टी पे किया है, आपने सिग्नल तोड़ा इसीलिए। तो ये फिस्कल पॉलिसी में आएगा। ये फिस्कल पॉलिसीज पूरे इकोनॉमी एज अ होल को अफेक्ट करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी,
है ना। अच्छा इसमें एमसीक्यू आ सकता, मतलब एमसीक्यू में आपको डाउट आ सकता है, सर मैंने सिग्नल तोड़ा तो फाइन तो मैंने ही भरा, तो पैसा तो मेरे को दिया, तो इकोनॉमी वाइड कैसे हुआ, तो मैं ही पे कर रहा हूँ। पर बेटा वो जो रूल्स है, वो जो लॉ बना है कि आपने सिग्नल तोड़ा तो पैसा देना पड़ेगा, वो अप्लाई तो सबको होता ना, समझा। मतलब आपने तोड़ा इसलिए पैसा दिया, पर किसी और ने तोड़ा तो वो भी देंगे ना पैसा, मतलब सबको अप्लाई हो रहा है, इकोनॉमी वाइड वो चीज एप्लीकेबल है, इसलिए ये मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है। समझ में आ रही बात है, ये बनाता है, ठीक है। ओके सर, ओके आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, ठीक है। फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट बनाता है, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई बनाता है, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, ये मनी मनी सप्लाई से रिलेटेड होता है, सॉरी। मॉनेटरी पॉलिसी जो है ये मनी सप्लाई से रिलेटेड होता है ना, कि अगर इकोनॉमी में बहुत ज्यादा मनी सप्लाई बढ़ जाता है तो लोगों के हाथ में पैसा बहुत ज्यादा आ जाएगा, जो पैसों को यूज करके वो और चीजें खरीदेंगे, तो चीजों की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो जब हमारे इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ता है, मनी सप्लाई बढ़ता है तो क्या होगा, तो लोग चीजों को डिमांड ज्यादा करेंगे। अगर डिमांड ज्यादा करेंगे तो क्या होगा, एक पॉइंट के बाद डिमांड सप्लाई से एक्सीड करना चालू कर देगा, जिससे प्राइसेस पे अपवर्ड प्रेशर आते हैं, जिससे इन्फ्लेशन आ सकता है। तो गवर्नमेंट नहीं चाहता कि महंगाई और बढ़े और ज्यादा इन्फ्लेशन आए, वो नहीं चाहता है। तो जब ये मनी सप्लाई इतना बढ़ जाता है जिससे इन्फ्लेशन हो सकता है, तो आपका आरबीआई ऐसे स्टेप्स लेता है जिससे ये मनी सप्लाई वापस से स्टेबलाइज हो जाए, वापस से कम हो जाए। तो इसके अंदर वही सारी पॉलिसीज आती है जिससे हम मनी सप्लाई को कम ज्यादा कर सकते हैं। फील आ रहा है बात आपको, जैसे कि आपने बीसी के चैप्टर 5 में पढ़ा था सीआरआर एसएलआर के बारे में, कि अगर मनी सप्लाई बहुत बढ़ गया है तो आरबीआई क्या करेगा, सीआरआर एसएलआर के रेट्स बढ़ा देगा, जिससे क्या होगा, जिससे अब बैंक्स को ज्यादा पैसा एज अ रिजर्व रखना पड़ेगा, एंड अब बैंक्स के पास कम पैसा बचेगा लोन बांटने के लिए। तो अगर वो लोन कम बांटेगा बैंक वाला, तो अपने आप मनी सप्लाई जो बढ़ा हुआ था वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ पा रहा है, ये मॉनेटरी पॉलिसी का एग्जांपल है। नेक्स्ट बात आएगी, अगर आपने अभी सुना होगा बेटा, बहुत ही रिसेंट ये एग्जांपल है कि अभी कोरोना के वजह से हमारे गवर्नमेंट ने एक फिस्कल स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया, 20 लाख करोड़ का, है ना। हमारे कोरोना की वजह से हमारे गवर्नमेंट ने क्या किया था बताओ, 20 लाख करोड़ का फिस्कल स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया था। ये क्या था कि हम 20 लाख करोड़ रुपए का खर्चा करेंगे इकोनॉमी को वापस से रिवाइव करने के लिए। मनी सप्लाई इकोनॉमी बहुत गिर गया है, लोगों के पास ज्यादा पैसा नहीं है, तो हम फिस्कल स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया 20 लाख करोड़ का, जिससे इकोनॉमी जो अभी थमी थी कोरोना की वजह से, सब बिजनेस बंद हो गए थे, तो वापस से वो रिवाइव हो सके। तो फिस्कल स्टिमुलस पैकेज जो अनाउंस किया 20 लाख करोड़ का खर्चा करने वाला है, वो फिस्कल पॉलिसी का एग्जांपल हो गया। समझ में आ रहा है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का एक एग्जांपल हो गया। समझ में आ रहा है, यस। अब वो अलग अलग सेक्टर्स में पैसा क्या करने वाले थे, खर्चा करने वाली थी गवर्नमेंट हमारे अलग अलग सेक्टर्स में, जिससे लोगों की इनकम भी बढ़ेगी, उनकी इनकम बढ़ेगी तो वो ज्यादा चीजें डिमांड कर पाएंगे, एंड उस खर्चा गवर्नमेंट के उस खर्चे करने की वजह से प्रोड्यूसर्स का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, मतलब सप्लाई भी बढ़ेगा इकोनॉमी का। तो एमसीक्यू आता है बेटा, सुनना बात ध्यान से, कि फिस्कल पॉलिसी इकोनॉमी के दोनों साइड को अफेक्ट करता है। फिस्कल पॉलिसी वर्क्स ऑन बोथ द डिमांड साइड एंड सप्लाई साइड ऑफ द इकोनॉमी। ये एमसीक्यू आता है, याद रखना बेटा, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी आपको ऐसा आ सकता है कि जैसे फिस्कल पॉलिसी वर्क्स ऑन द डिमांड साइड, वर्क्स ऑन द डिमांड साइड ऑफ इकोनॉमी, तो आप क्या बोलोगे इसमें, ये ट्रू है या फॉल्स है, ये स्टेटमेंट है बेटा फॉल्स। क्यों फॉल्स है, क्योंकि ये डिमांड एंड सप्लाई दोनों में वर्क करती है, ये डिमांड एंड सप्लाई दोनों को करती है। समझ में आ रही बात है क्या बोल रहा हूँ, यस। हाँ, मतलब एक्चुअली पार्शियली ट्रू है, फॉल्स मतलब एक्चुअली पार्शियली ट्रू है, पूरा ट्रू नहीं है। डिमांड साइड को तो करते बट सप्लाई साइड को भी करते, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट देखेंगे सेक्टर मैनेजमेंट या सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसीज। सेक्टर मैनेजमेंट या सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसीज भी इसे आप बोल सकते हैं, कि जो पॉलिसीज गवर्नमेंट स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बना रहा है तो वो सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर को अफेक्ट करेगी।
जो पॉलिसीज हम फॉरेन ट्रेड के लिए स्पेसिफिकली बना रहे हैं वो फॉरेन ट्रेड को अफेक्ट करेगा। जो पॉलिसीज में टेलीकॉम सेक्टर के लिए बना रहा हूं वो सिर्फ टेलीकॉम सेक्टर को अफेक्ट करेगी। ये हो जाएंगी सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसीज। एमसीक्यू आ सकता है, प्लीज मेरी बात सुनिए ध्यान से, वापस से बता रहा हूं, एमसीक्यू आ सकता है। द इंडस्ट्रियल पॉलिसीज ऑफ 1956 to 1991 आर एन एग्जांपल ऑफ सेक्टर मैनेजमेंट पॉलिसीज, क्योंकि हमने इंडस्ट्री स्पेसिफिक पॉलिसीज बनाई इसीलिए। समझ में आ रही बात है? यस और नो बताइए फास्ट, यस और नो। क्या बातें समझ में आ रही है? क्या मजा आ रहा है मुझे बताइए फास्ट जल्दी से, क्या मजा आ रहा है सब लोगों को? ओके ओके डोकी। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे बेटा, आजा नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे जल्दी से। ठीक है सर, ये बेटा अपन कल डिस्कस करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, पहले अच्छा मैं कोई टॉपिक छोड़ नहीं रहा हूं बेटा, बिल्कुल टेंशन में लीजिए, ये हम करेंगे कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पर अभी टाइप ऑफ पॉलिसी पढ़ रहे थे, हमने अभी क्या पढ़ा, टाइप ऑफ पॉलिसीज ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप। अब मैं अभी आपको पढ़ा देता हूं टाइप्स ऑफ पॉलिसी ऑन द बेसिस ऑफ इंपैक्ट। समझ में आ रहा है? वो अभी पढ़ा देता हूं, ठीक है। अब देखते हैं बिजनेस पॉलिसीज ऑन द बेसिस ऑफ इंपैक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ इंपैक्ट। जैसे कि इसमें 4 तरह के पॉलिसीज आते हैं बेटा। एक होता है प्रोटेक्टिव पॉलिसी, एक होता है रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी, एक होता है रेगुलेटरी एंड चौथी होती है फैसिलिटेटिव पॉलिसी, है ना। मैंने आपको पहले भी लिखा है, वापस बोल रहा हूं, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस पे एमसीक्यू आते ही है मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे राजा, सबसे पहले देखेंगे प्रोटेक्टिव पॉलिसी। अब देखना, ये प्रोटेक्टिव और रिस्ट्रिक्टिव में बहुत कंफ्यूजन होता है। ये प्रोटेक्टिव एंड रिस्ट्रिक्टिव में बहुत ज्यादा क्या होता है बेटा, कंफ्यूजन होता है। सुनेंगे बात ध्यान से। प्रोटेक्टिव पॉलिसीज, ऐसी पॉलिसीज जो गवर्नमेंट ने बनाई इंडिया के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि वो एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट के अंदर ग्रो कर सके। वापस से, प्रोटेक्टिव पॉलिसीज मतलब ऐसी पॉलिसीज जो गवर्नमेंट ने बनाई इंडिया के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि वो प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में ग्रो कर सके अपने बिजनेस को। समझ में आ रहा है? प्रोटेक्टिव पॉलिसीज। एमसीक्यू आ सकता है कि इकोनॉमिक पॉलिसीज ड्यूरिंग मिड 50s to 80s, मतलब 1950s से 1980s तक हमारे गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसीज बनाई थी जिससे वो रिस्ट्रिक्ट करता था एंट्री ऑफ फॉरेन कंपनीज इन इंडिया। गवर्नमेंट फॉरेन कंपनीज को इंडिया में बिजनेस करने देता ही नहीं था। समझ में आ रहा है? देता ही नहीं था, राइट। क्यों? ताकि वो इंडिया के डोमेस्टिक कंपनीज को प्रोटेक्ट कर सके। समझ में आ रही बात है? यस तो बताओ। अब आपको ये एमसीक्यू आ सकता है कि इकोनॉमिक पॉलिसीज ड्यूरिंग मिड 50s to 80s restricted the entry of multinational corporations in India so that Indian firms can grow in a protective environment. अब ये आपको बोला कि दिस इज एन एग्जांपल ऑफ विच पॉलिसी, तो आपको ये रिस्ट्रिक्टेड शब्द देख के ऐसा लग सकता है कि ये रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी की बात चल रही है, लेकिन ये रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी की बात नहीं चल रही, ये प्रोटेक्टिव पॉलिसी की बात चल रही है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, प्लीज समझिए। एमसीक्यू आएगा तो गड़बड़ नहीं करना है। अब एमबी सर के बच्चे हैं, गड़बड़ नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला है रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी। रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी क्या बताता है, सुनना। रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी ये बताता है कि गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज बनाता है जो बिजनेस को ग्रो करने से रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, कर्ब लगा रहा है, उस पर रोक लगा रहा है। तो रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज पुट अ कर्ब, कर्ब मतलब क्या, रोक लगाना, रोकना, रोकना या रोक लगाना। रोक रहे हैं हम बिजनेस को ज्यादा ग्रो होने से। क्यों? क्योंकि अगर बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रो हो गया एंड अगर उसका इकोनॉमी में मोनोपोली क्रिएट हो गया, तो वो मोनोपोली बना के दन दनादन प्राइसेस बढ़ाना चालू कर देगा चीजों का। तो अगर कभी ऐसा लगता है कि दो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस अगर मर्ज हो गए, उनके मर्ज होने से मोनोपोली बन सकती है,
या किसी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन इतना ज्यादा बड़ा बन रहा है कि जिससे उसकी मोनोपोली बन सकती है मार्केट में, तो उसके लिए हमने बनाया था बेटा कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, कॉम्पिटिशन एक्ट हमने बनाया बेटा लॉ, जिसके अंतर्गत हम जो है मोनोपोली होने से रोकते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस की मोनोपोली होने से रोकते हैं। मतलब क्या है, हम कर लगा रहे हैं उनकी ग्रो होने में, समझ में आ रहा है। हम रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी में इंडिया की ही कंपनी पे रोक लगा रहे हैं ग्रो करने से। प्रोटेक्टिव में क्या हो रहा है, बाहर की कंपनीज को इंडिया में नहीं आने दे रहे, ताकि इंडिया की कंपनीज प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में ग्रो हो सके। फर्क समझ में आ रहा है दोनों में, क्या दोनों में फर्क समझ में आ रहा है, प्लीज बताइए फास्ट। यस, क्या फर्क समझ में आ रहा है, पहले बताओ प्लीज प्लीज। हाँ अंजलि राजा बेटा, मेरे दोस्त, ये पहला लेक्चर है सुपर रिवीजन का। जब ये सुपर रिवीजन का पहला लेक्चर है तो कैसे चैप्टर 1 2 3 हो जाएगा। ये पहला लेक्चर है बेटा, अगर आपने चैप्टर 1 2 3 नहीं भी किया है तो भी चैप्टर 4 कर सकते हैं आप, कोई लिंक नहीं है चैप्टर्स में, ठीक है, वो बाद में होगा सर। हमने स्टार्ट ही बीसी के चैप्टर 4 से किया है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट देखेंगे जल्दी से अगला। कोई बात नहीं, कोई बात, कोई बात नहीं, कोई बात, जीवन में बेटा होता है। चलिए अगला देखेंगे बेटा, रेगुलेटरी पॉलिसीज, ऐसी पॉलिसीज जो हमने बनाई है जिससे जिससे हम क्या चाहते हैं कि हमारे हमारे अलग अलग सेक्टर्स जो है इकोनॉमी में वो ऑर्गेनाइज्ड वे में चले। हम चाहते हैं कि हमारे इकोनॉमी में जितने भी अलग अलग टाइप के सेक्टर्स है, जैसे बैंकिंग सेक्टर, जैसे कि इंश्योरेंस सेक्टर, हम चाहते हैं कि ये सेक्टर्स जो है ये ऑर्गेनाइज्ड वे में चलने चाहिए। समझ में आ रही बात क्या बोल रहा हूं। यस, तो जैसे कि हमने बैंकिंग सेक्टर को ऑर्गेनाइज्ड वे में चलने के लिए हमने बनाया बेटा आरबीआई, जो निगरानी रखता है सारे बैंकिंग कंपनीज के ऊपर, जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है बैंकिंग सेक्टर के लिए, ताकि पूरा बैंकिंग सेक्टर एक साथ ऑर्गेनाइज्ड वे में चले। वरना हर बैंक अपने अपनी अलग ही भलती पॉलिसी बनाएगा तो जमेगा नहीं। इंश्योरेंस सेक्टर ऑर्गेनाइज्ड वे में चलना चाहिए, इसलिए हमने IRDA बनाया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाया, ताकि वो ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जिससे इंश्योरेंस सेक्टर हमारा इकोनॉमी का ऑर्गेनाइज्ड वे में चल सके। समझ में आ रही बात है, बताइए फास्ट। यस, नेक्स्ट हमने स्टॉक एक्सचेंजेस, हमने स्टॉक एक्सचेंजेस जो है, हाँ हिमांशु सब होगा बेटा सब होगा। हमने स्टॉक एक्सचेंजेस जो है वो ऑर्गेनाइज्ड वे में चलने थे, इसलिए हमने सेबी बनाया, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हमने बनाया, ताकि वो क्या कर सके, निगरानी रख सके स्टॉक एक्सचेंजेस पे, एंड ये इंश्योर कर सके कि ऑर्गेनाइज्ड वे में हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस वर्क करने चाहिए, फंक्शन करने चाहिए। रेगुलेटरी पॉलिसी फाइनली आती है बेटा आपका फैसिलिटेटिव या डेवलपमेंटल पॉलिसी। फैसिलिटेटिव या डेवलपमेंटल पॉलिसी ये क्या होती है, ऐसी पॉलिसीज जो फैसिलिटेट करती है किसी एक्टिविटी को, ग्रो करने में हेल्प करती है, उसे बोलते हैं फैसिलिटेटिव या डेवलपमेंटल पॉलिसी। जैसे गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई जिससे MSME सेक्टर, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, जो हमारी छुटपुट ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये आसानी से ग्रो कर सके, इनके लिए कंड्यूसिव पॉलिसी बनाए, फैसिलिटेटिव पॉलिसी बनाए। It will be an example of facilitative policy. So making conducive policies towards the development of MSME will be an example of facilitative policy. गवर्नमेंट ने बेटा बनाया NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिससे क्या हो, वो लोगों को ट्रेनिंग देता है इसके अंदर, ताकि उनके अंदर स्किल्स बढ़े एंड उनको आसानी से जॉब मिल सके। तो फॉर्मेशन ऑफ NSDC is an example of facilitative या डेवलपमेंटल पॉलिसी। समझ में आ रहा है, सिंपल। चलिए तो हमारा ये हो गया। अब जल्दी से आ जाएंगे बेटा मैक्रो पॉलिसी इंडिकेटर्स पे। इस चलिए यहां पे देखेंगे आप, ये नया पॉइंट है बेटा, मैक्रो पॉलिसी इंडिकेटर्स एंड बिजनेस कंड्यूसिवनेस। बोलता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में ऐसे कौन से संकेत होते हैं, मैक्रो लेवल में ऐसे कौन से संकेत, ऐसे कौन से इंडिकेटर्स होते हैं
जिसको देख के हम बोल सकते हैं अच्छा ऐसा हो रहा है क्या, ओ इसके वजह से बिजनेस ग्रो कर सकेगा और फ्यूचर में। फिर से मैक्रो पॉलिसी इंडिकेटर्स एंड बिजनेस कंडीशन में हम क्या पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं ऐसे कौन से इंडिकेटर्स हैं जिसको देख के ऐसा लगता है ओ ऐसा हो रहा है कि इकोनॉमी में अच्छा, मतलब फ्यूचर में बिजनेस ग्रो करने वाला है। समझ में आ रहा है? जैसे कि ग्रोइंग जीडीपी, अगर हमारे इकोनॉमी की जीडीपी बढ़ रही है मतलब कि लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है इकोनॉमी में। क्यों लोग प्रोडक्शन ज्यादा क्यों करेंगे, क्योंकि लोग ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि फ्यूचर में भी लोग और ज्यादा डिमांड करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज का। फ्यूचर में डिमांड क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि मे बी लोगों की इनकम बढ़ने वाली होगी फ्यूचर में। तो अगर इनकम बढ़ेगी तो वो और ज्यादा डिमांड करेंगे चीजों को, तो आपको और ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, और प्रोडक्शन करेंगे तो इकोनॉमी में और ज्यादा सप्लाई होगा, और सप्लाई होगा तो सेल्स बढ़ेगा इकोनॉमी का, आपके बिजनेस फर्म्स का प्रॉफिट बढ़ेगा उनका। अच्छा मतलब कि अगर जीडीपी ग्रो होती है तो ये एक इंडिकेटर है, ये संकेत दे रहा है कि फ्यूचर में बिजनेस और ग्रो होने वाला है। समझ में आ रहा है? यस और नो? नेक्स्ट पॉइंट है बेटा इन्फ्लेशन। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, क्या बताइए, इन्फ्लेशन। मॉडरेट इन्फ्लेशन बोलता है इन्फ्लेशन अगर बहुत कम होना, अगर इन्फ्लेशन का रेट बहुत ज्यादा कम है, मतलब एकदम हौले हौले, एकदम धीमे धीमे प्राइसेस बढ़ रही है इकोनॉमी में, तो आपका प्रॉफिट बहुत ज्यादा एकदम तेजी से बढ़ नहीं पाएगा। एकदम हौले हौले प्राइसेस बढ़ रही है तो प्रोड्यूसर्स को लग रहा है यार इतने सालों से तो सेम ही प्राइस चल रही है, इतना कोई प्राइस में फर्क ही नहीं बढ़ रहा, तो उनके प्रॉफिट कैसे बढ़ेंगे। तो जब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा कम होता है तो वो अच्छा नहीं होता, क्योंकि इकोनॉमी में एकदम ग्रोथ थम जाती है ना, इकोनॉमी बेहोशी में होती है उस समय, जिसे बोलते हैं सीडेशन इफेक्ट, है ना। इकोनॉमी जो है वो सीडेशन इफेक्ट के थ्रू जाती है। सीडेशन मतलब क्या, बेहोशी, मतलब क्या, एकदम थम जाती, इकोनॉमी रुक जाती है, कुछ ग्रोथ हो ही नहीं रही। तो जब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा कम होता है तो इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पाती अच्छे स्पीड से। और अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गया, अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गया, दन दनादन प्राइसेस बढ़ रही है, दन दनादन महंगाई बढ़ रही है, तो वो भी अच्छा नहीं। तो बोलता है मॉडरेट इन्फ्लेशन होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं बहुत ज्यादा भी नहीं। मॉडरेट इन्फ्लेशन का रेट रहा इकोनॉमी में तो फ्यूचर में और बिजनेस ग्रो कर सकता है। बस ठीक है। तो हमने देखा था, एक बार वापस आपको याद दिलवा रहा हूं, मैक्रो पॉलिसी है ना, मैक्रो पॉलिसी इंडिकेटर्स क्या बोलते हैं, ये इंडिकेटर्स बोलते हैं कि भैया ऐसे मैक्रो इकोनॉमी के ऐसे कौन से संकेत हैं, ऐसे कौन से इंडिकेटर्स हैं जिसको देख के हम ये बोल सकते हैं अच्छा ऐसा हो रहा है क्या, ओ तो इसके वजह से बिजनेस फ्यूचर में और ग्रो कर पाएगा। तो ऐसे इंडिकेटर्स जिससे बिजनेस और फैसिलिटेट हो सकता है, ऐसे कौन से मैक्रो पॉलिसी इंडिकेटर्स होते हैं वो आपको यहाँ पे सिखाया जा रहा है। सबसे पहला बोलता है ग्रोइंग जीडीपी की, जीडीपी अगर बढ़ता है, अगर जीडीपी भैया बढ़ता है तो क्या होगा, जीडीपी बढ़ेगा तो फ्यूचर में और बिजनेस आपका ग्रो कर सकता है। अगर आपका मॉडरेट इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन बहुत कम भी नहीं चाहिए, बहुत कम अगर इन्फ्लेशन का रेट रहा तो इकोनॉमी बेहोशी में आ जाती है ना, इकोनॉमी बेहोशी में आ जाती है, सिडेशन इफेक्ट देखने को मिलता है इकोनॉमी में। लेकिन अगर इन्फ्लेशन का रेट बहुत ज्यादा है, दन दनादन चीजों की प्राइसेस बढ़ रहे भाई साहब, बहुत ज्यादा महंगाई है, वो भी नहीं चलेगा। मॉडरेट इन्फ्लेशन होना चाहिए, राइट, कैसा होना चाहिए, मॉडरेट इन्फ्लेशन, बहुत ज्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं। अगर मॉडरेट इन्फ्लेशन है इकोनॉमी में तो बिजनेस को कंड्यूसिव सर्कमस्टेंसेस मिलते हैं, बिजनेस फैसिलिटेट होगा फ्यूचर में। और नेक्स्ट, अगर रेट ऑफ टैक्स, आप खुद सोच के देखो, अगर आपकी इकोनॉमी में रेट ऑफ टैक्सेस कम होते हैं, अगर आपकी इकोनॉमी में रेट ऑफ टैक्सेस कम होते हैं तो कम टैक्स होगा तो लोगों के हाथ में इनकम ज्यादा बचेगा, तो फ्यूचर में वो और ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे बिजनेस में। तो टैक्स कम तो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट ज्यादा, तो और ज्यादा बिजनेस बढ़ेगा फ्यूचर में। तो रेट ऑफ टैक्सेस लोअर रहते हैं तो इट इज एन इंडिकेटर ऑफ बिजनेस कंडीशननेस। नेक्स्ट, नेक्स्ट बोलते हैं भैया इंटरेस्ट रेट्स।
अगर आपकी इकोनॉमी में लो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा, आपको बैंक से लोन लेना है तो कम रेट पे आपको लोन मिल जाता है। अच्छा, मतलब आपने बिजनेस में जो पैसा यूज कर रहे हैं बैंक से लोन लेके, उस पे कम खर्चा लग रहा है। ओ, कम खर्चा लगेगा तो और ज्यादा पैसा लेंगे बैंक से, और ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे बिजनेस में। अच्छा अच्छा अच्छा, लोअर इंटरेस्ट रेट से बिजनेस और फैसिलिटेट होता है फ्यूचर में। समझ में आ रहा है? यस नो बताइए फास्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, अगला 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 देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट बेटा मॉडरेट एक्सचेंज रेट। नेक्स्ट पॉइंट बेटा क्या बताइए? मॉडरेट एक्सचेंज रेट, है ना। तो हाई एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, है ना, इट मॉडरेटली है ना, मॉडरेटली है। आपका एक्सचेंज रेट बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, एक्सचेंज रेट बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, है ना। अगर आपका मॉडरेट होता है एक्सचेंज रेट तो क्या होगा, आपके इंपोर्ट थोड़े से महंगे हो जाते हैं, जिससे लोग क्या करेंगे, इंडिया के लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट कम करेंगे, एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे, है ना। इंपोर्ट कम करेंगे, बोलेंगे यार इंपोर्ट कर रहे तो ज्यादा पैसा लग रहा है, उससे अच्छा क्या करो, डोमेस्टिक में ही प्रोडक्शन कर लो। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूटिंग प्रोडक्शन होता है। मतलब कि अगर मॉडरेट वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी होती है, मॉडरेट एक्सचेंज रेट होता है, तो उससे क्या होता है, हमारे इंपोर्ट्स महंगे लगने लगते हैं, जिससे लोग बोलते हैं इंपोर्ट छोड़ो, इंडिया में ही प्रोडक्शन करो। तो इससे इंडिया का और प्रोडक्शन बढ़ता है, इंडिया का बिजनेस बढ़ता है। साथ ही साथ हम जो गुड्स बेच रहे हैं बाहर, हम जो गुड्स बेच, इंडिया वाले जो गुड्स यूएसए में बेच रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो यूएसए वालों को एक्सपोर्ट सस्ता लगने लगता है, यूएसए वालों को एक्सपोर्ट सस्ता लगता है, जिससे हमारे गुड्स इंटरनेशनल मार्केट में सस्ते लगते हैं लोगों को, जिससे वो और ज्यादा उन गुड्स को खरीदते हैं। तो इसलिए मॉडरेट एक्सचेंज रेट होना चाहिए, बहुत ज्यादा एक्सचेंज रेट भी अच्छा नहीं, बहुत कम एक्सचेंज रेट भी अच्छा नहीं। तो इसका आपको समरी दिया है कि आपका जीडीपी ग्रोइंग, अगर राइजिंग जीडीपी है तो बिजनेस फैसिलिटेट होगा, इन्फ्लेशन अगर मॉडरेट है तो बिजनेस फैसिलिटेट होगा, टैक्स एंड इंटरेस्ट लोअर होना चाहिए तो बिजनेस फैसिलिटेट होता है, एंड आपका एक्सचेंज रेट मॉडरेट होना चाहिए तो बिजनेस फैसिलिटेट होता है। सिंपल। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? यस और नो बताइए फास्ट। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? बताइए फास्ट जल्दी से। यस, ओके, प्लीज बताइए क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? यस और नो, यस और नो, यस सर, यहां तक बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट, अब बात क्या आ गई बेटा, इसमें सुनना ध्यान से, सुनना। समझो अगर मैंने आपको ऐसा बोला, समझो अगर मैंने आपको ऐसा बोला, है ना, समझो मैं आपको ऐसा बोल रहा हूं कि देखिए जीडीपी जब राइज हो रहा है, मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि भैया देखो, जब हमारा जब हमारा जब हमारा बेटा जीडीपी राइज होता है, तो मैं बोल रहा हूं कि जीडीपी राइज होने से हमारा फ्यूचर में बिजनेस भी ग्रो करेगा। बट अगर इसके साथ साथ हमारे इकोनॉमी में टैक्स रेट भी इंक्रीज हो जाए, अगर इसके साथ साथ अगर हमारे इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट ही अगर इंक्रीज हो जाएंगे, तो होगा क्या, एक चीज के वजह से फ्यूचर में आपका बिजनेस फैसिलिटेट हो रहा है, एंड बाकी चीजों के वजह से आपका फ्यूचर में बिजनेस इतना ग्रो नहीं कर पा रहा, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए हम जब ऐसा बोल रहे हैं कि जीडीपी के राइज होने से बिजनेस फैसिलिटेट होता है, ये मैं तभी बोल सकता हूं जब मैं बाकी फैक्टर को कांस्टेंट समझूं। अगर बाकी सारे फैक्टर्स एक साथ बदलते रहेंगे तो हम बिजनेस पे क्या इफेक्ट आएगा वो निकाल नहीं पाएंगे। इसीलिए मैं जब ऐसा बोल रहा हूं कि जीडीपी जब राइज होता है तो बिजनेस भी फैसिलिटेट होता है, ये मैं कब बोल सकता हूं, जब हमारे जीडीपी के अलावा बाकी फैक्टर्स एज इट इज कांस्टेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जब बोला कि इंटरेस्ट रेट अगर कम होते हैं, इंटरेस्ट रेट अगर कम होते हैं तो आपकी इकोनॉमी में बिजनेस फैसिलिटेट होगा फ्यूचर में।
ये कब हो सकता है? जब इंटरेस्ट रेट के अलावा बाकी फैक्टर एज इट इज कांस्टेंट है। सिर्फ अगर इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो बिजनेस फैसिलिटेट हो सकता है। मतलब कि जब जब मैं यहां पे एक फैक्टर की बात कर रहा हूं, मैं ऐसा अजम्पशन ले रहा हूं कि बाकी फैक्टर्स क्या है, अदर थिंग्स आर कांस्टेंट। समझ में आ रहा है? अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट। ये एमसीक्यू आता है आपको इसमें, देखिए इसमें आपको एमसीक्यू आता है यहाँ पे, ये आपको एमसीक्यू आता है कि the underlying causal factor, the presence of other enabling factors on demand supply side and complementary socio-cultural institutions, and above all the overarching assumption given other things constant mediate the impact of these macroeconomic variables। बोलता है macroeconomic variables जो है वो बहुत सारे होते हैं, एक साथ वो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। तो जब मैं एक वेरिएबल की बात कर रहा हूं तो मुझे बाकी वेरिएबल को कांस्टेंट मानना ही पड़ेगा। इट इज ऑलमोस्ट इम्पेरेटिव, मतलब कंपलसरी है वो, कि अगर मैं एक फैक्टर की बात कर रहा हूं तो मुझे बाकी फैक्टर को कांस्टेंट मानना ही पड़ेगा, तो ही मैं बोल पाऊंगा कि जीडीपी बढ़ता है तो बिजनेस बढ़ता है। अगर जीडीपी के बढ़ने के साथ साथ बाकी फैक्टर भी बदलते जाएंगे तो जरूरी नहीं कि जीडीपी बढ़े तो बिजनेस भी बढ़े। समझा? एमसी जो आता है वो व्हाट इज द overarching assumption while assessing macro policy indicators? क्या बोलोगे? other things being constant। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इंपैक्ट ट्रांसमिशन प्रोसेस। यस, तो अब पॉलिसी, हमें जब भी पॉलिसी बनानी रहती है सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि पॉलिसी का कॉन्टेक्स्ट क्या है, कि किस टॉपिक से रिलेटेड गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी है। तो हमें सबसे पहले पॉलिसी कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ता है। देन आता है पॉलिसी का कंटेंट। तो मैंने ऐसा देखा कि यार देखो मुझे मॉनेटरी पॉलिसी बनानी थी, मेरे इकोनॉमी में मनी सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तो मुझे इसके वजह से मेरे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो रहा था। तो मैंने सबसे पहले कंटेक्स्ट समझा कि मुझे जब अभी पॉलिसी बनानी है तो मुझे मनी सप्लाई से रिलेटेड पॉलिसी बनानी है। ओ देन बात आती है पॉलिसी कंटेंट, कि इसके अंदर अब करूं क्या, मैं इसके अंदर ऐसी पॉलिसी बनाना चाहता हूं जिससे मेरा मनी सप्लाई कम हो सके, ये मेरा पॉलिसी का कंटेंट होगा। देन इसे मैं कौन से इंस्टीट्यूशन के थ्रू लागू करूंगा सबके ऊपर, तो आपको पता है मॉनेटरी पॉलिसी हम आरबीआई के थ्रू लागू करते हैं पूरे इकोनॉमी में, तो हमारा इंस्टीट्यूशन होगा आरबीआई। अब मैं कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करके ये मेरे ऑब्जेक्टिव को अचीव करूंगा, तो आपको पता है CRR ये एक इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। SLR बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो अगर हमारे आरबीआई ने CRR एंड SLR का रेट बढ़ा दिया तो बैंक्स वाले जो होंगे उनको ज्यादा पैसा रिजर्व में रखना पड़ता, और बाकी का पैसा लोन पे बांटेंगे। तो ज्यादा पैसा रिजर्व में रखेंगे तो लोन पे कम पैसा बांटेंगे, जिससे मनी सप्लाई कम हो जाएगा। अच्छा, मतलब जब हमें पॉलिसी बनानी होती है सबसे पहले हमें उसका कंटेक्स्ट समझना पड़ता है सॉरी, कि किस चीज से रिलेटेड आपको पॉलिसी बनानी है। देन उस पॉलिसी के अंदर होना क्या चाहिए उसका कंटेंट समझना पड़ता है। देन हम इस पॉलिसी को कौन से इंस्टीट्यूशन के थ्रू इंप्लीमेंट करेंगे, तो मैंने बोला मॉनेटरी पॉलिसी इसलिए आरबीआई के थ्रू इंप्लीमेंट करो। कौन से इंस्ट्रूमेंट को यूज करके इंप्लीमेंट करूं, तो मतलब CRR SLR को यूज करके कर दो उसको इंप्लीमेंट। एंड देन फाइनली ये पॉलिसी मार्केट एंड मार्केट पार्टिसिपेंट तक पहुंचती है। क्या फील आ रहा है सबको, बताइए फास्ट। क्या सबको ये बातें समझ में आ रही है? यस और नो? क्या सबको ये बातें समझ में आ रही है? यस और नो बताइए फास्ट। यस, आगे नेक्स्ट अब हमने पॉलिसी बना दी, हमने पॉलिसी फॉर्मुलेट की, पहले यहां पे हमने पॉलिसी फॉर्मुलेट की, देन हमें इसका ट्रांसमिट किया मार्केट तक इसे क्या किया,
इसे भेजा इस पॉलिसी को। तो इम्पैक्ट ट्रांसमिशन प्रोसेस हमने देख लिया, पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इम्पैक्ट ट्रांसमिशन देख लिया। अब पॉलिसी बना देने से काम हो जाएगा क्या? हमें लोगों से फीडबैक भी लेना पड़ेगा कि यार हमने जो पॉलिसी बनाई है क्या सही में इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है या नहीं। मतलब कि एक एमसीक्यू आता है कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन प्रोसेस इज डैश, पॉलिसी फॉर्मुलेशन प्रोसेस इज डैश, क्या बोलोगे? इट इज बाय डायरेक्शनल, इट इज बाय डायरेक्शनल एमसीक्यू आता है कि हमने पॉलिसी बना दी तो वो काफी नहीं है, जिन लोगों के लिए पॉलिसी बनाई उनसे फीडबैक भी लेना पड़ता, जिन लोगों से पॉलिसी बनाई उनसे फीडबैक भी लेना पड़ता, इसलिए बाय डायरेक्शनल प्रोसेस है। इसमें आपको एमसीक्यू में एक ऑप्शन होगा मल्टी डायरेक्शनल, वो देख के गुमराह हो जाते हैं लोग। समझ में आ रहा है आपको? एमसीक्यू क्या आएगा? पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज डैश, एमसीक्यू आता है पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज डैश। ऑप्शन ए होगा आपका यूनिडायरेक्शनल, ऑप्शन बी होगा बाई डायरेक्शनल, ऑप्शन सी होगा मल्टी डायरेक्शनल। अब जो बच्चे पढ़ते नहीं, तुक्केबाजी करते हैं, वो लोग अपना नॉर्मल नॉलेज लगा के बोलेंगे हाँ मल्टी डायरेक्शनल होगा, जबकि आंसर क्या है बेटा? जबकि आंसर क्या है? आंसर है बाई डायरेक्शनल, राइट? तो बाई डायरेक्शनल को टिक मारना है। एमसीक्यू आता है, मॉक टेस्ट पेपर का सवाल है, मॉक टेस्ट पेपर में ऐसा सवाल है, ठीक है? चलिए ओके, हाँ आप गुमराह नहीं होंगे, वेरी वेरी गुड, ठीक है सर, मजा आ गया, क्या बात है ना? चलिए जल्दी से बेटा लाइक ठोक देंगे अगर आपको बात समझ में आ गई है तो। आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ सकते हैं? ठीक है सर आगे बढ़िए, जीवन में क्या दिक्कत है? ठीक है सर चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है आपका, ये भी हमारा हो गया टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी बाय इंटीग्रेटेड इम्पैक्ट। नेक्स्ट आता है लिबरलाइजेशन, है ना? तो हमारा 1991 में हमने क्या किया था बताइए? कि हमारी इकोनॉमी की इतनी बुरी हालत हो गई थी कि हमारे पास 1991 में हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे हमारे, वो इतने ज्यादा डिप्लीट हो गए थे, इतने ज्यादा कम हो गए थे, इतने ज्यादा डिक्रीज हो गए थे कि अब हम सिर्फ और सिर्फ एक फोर्टनाइट तक, सिर्फ और सिर्फ एक फोर्टनाइट 15 दिन तक का ही हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचा था, इतना ही बैलेंस बचा था। अगर अब हम कुछ नहीं करते तो बहुत गड़बड़ हो जाती, हम चीजें इंपोर्ट ही नहीं कर पाते दूसरे कंट्री से। एंड तब हमारे कौन आए बताइए? हमारे श्री मनमोहन सिंह आए एंड उन्होंने बोला कि देखिए आपने अभी तक जो पॉलिसीज बनाई थी, आपने अभी तक जो पॉलिसीज बनाई थी, इन सालों में जो पॉलिसीज बनाई थी, इन पॉलिसीज को वापस से फॉर्म करने की जरूरत है, वापस से इसे फॉर्म करने की, इसमें बदलाव की जरूरत है। इसलिए हम बोलते हैं 1991 में आए थे बेटा इकोनॉमिक रिफॉर्म, इकोनॉमिक रिफॉर्म आया था, एंड जिसमें हमने एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन लेके आए थे। समझ में आ रहा है लॉजिक? लॉजिक समझ में आ रहा है? एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है? एकदम जबरदस्त, समझ में आ रहा है ना आप सबको? बताइए ना प्लीज। हाँ दबा कर लाइट ठोक दो सब लोग, है ना? दबा कर लाइट ठोक दो। चलिए आइए तो देखेंगे लिबरलाइजेशन क्या है। इट मीन्स टू लिबरल, लिबरल करना मतलब क्या? फ्रीडम देना, है ना? लोगों को क्या देना? फ्रीडम देना, है ना? रिस्ट्रिक्शंस को हटा देना। तो लिबरलाइजेशन मीन्स रिमूवल और लूजनिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, है ना? रिमूवल और लूजनिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। तो पहले ना इस समय में हमारे बहुत हर चीज में बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थे ये समय में, है ना? प्राइवेट सेक्टर बहुत टाइप के बिजनेसेस कर ही नहीं पाता था, इंडिया के बाहर की कोई कंपनी इंडिया में आके बिजनेस कर ही नहीं सकती थी, हर चीज में बहुत ज्यादा लाइसेंसिंग लगता था, गवर्नमेंट से मल्टीपल अप्रूवल्स लेने पड़ते थे तो ही आप बिजनेस कर पाते थे। तो बहुत ज्यादा ये जो रिस्ट्रिक्शंस थे हर चीज में, उन रिस्ट्रिक्शंस को धीरे धीरे करके हटा दिया, उन्हें धीरे धीरे करके कम किया लिबरलाइजेशन प्रोसेस में। समझ में आ रहा है? सो दिस हैपेंस वाया
डिसमेंटलिंग ऑफ लाइसेंसिंग सिस्टम, है ना, हर चीज में लाइसेंस बनाने की जरूरत नहीं, है ना, जो बहुत ज्यादा रेगुलेशंस, जो बहुत ज्यादा रूल्स बना के रखे हर चीज में, उसे कम करो, डी रेगुलेशन करो। हर चीज में आपने अप्रूवल्स लेने, 1000 अप्रूवल लेने, अरे यार, ईजिंग आउट ऑफ अप्रूवल्स एंड सिस्टमैटिक लूजनिंग ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एडमिन कंट्रोल ओवर बिजनेस, है ना। तो सिस्टमैटिक वे में जो रेगुलेटरी एंड कंट्रोल था गवर्नमेंट का बिजनेस के ऊपर, वो धीरे धीरे करके थोड़ा सा कम किया, खत्म नहीं कर दिया, थोड़ा सा कम किया, पहले से थोड़ा कम किया रिस्ट्रिक्शंस, ऐसा बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है? इसमें एक एग्जांपल देते हैं कि पहले के जमाने में प्राइवेट सेक्टर पे बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस। पहले पब्लिक सेक्टर, हमारा गवर्नमेंट ने क्या बोला था कि देखो, आपको याद आ रहा है एग्जांपल, आपको याद आ रहा है एग्जांपल, प्लीज बताइए फास्ट, कि जो है, हाँ, कि हमारे बस में, हम जब बस में ट्रैवल करते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे सीट होती है। अब अगर आपको आपके दोस्त के साथ बैठना है और आपका दोस्त आने का है, पर आप बस में आके बैठ चुके हो, तो आप क्या करते बेटा, आप जो है बाजू वाली सीट में रुमाल रख देते हैं। आप बाजू वाली सीट में रुमाल रख देते हैं कि भैया देखो, ये सीट तो मेरे दोस्त हमारी है, इस पे कोई और नहीं बैठ सकता। वैसे ही पब्लिक सेक्टर ने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया, 18 इंडस्ट्री में रुमाल रखा था कि ये 18 इंडस्ट्री में सिर्फ गवर्नमेंट बिजनेस कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। ओ, क्या बात सुन मारी? हाँ हाँ, रुमाल रखा। हाँ, मुझे आज भी रुमाल नहीं मिल रहा बेटा, आज भी मैं रुमाल लेके नहीं खड़ा हूं यहाँ पे, चलिए कोई बात। तो 18 इंडस्ट्रीज पहले गवर्नमेंट ने अपने लिए रिजर्व करके रखी थी कि इसमें हम ही कर सकते बिजनेस और कोई नहीं कर सकता। बट देन धीरे धीरे लिबरलाइजेशन के बाद ये 18 इंडस्ट्रीज के बदले अब सिर्फ 3 इंडस्ट्री पे रुमाल रखा है गवर्नमेंट ने, बाकी 15 इंडस्ट्री में अब प्राइवेट सेक्टर बिजनेस कर सकता है। तो लिबरलाइजेशन आने के बाद रिस्ट्रिक्शन जो थे उसे कम कर दिए। अब सिर्फ 3 इंडस्ट्रीज में गवर्नमेंट, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट काम कर सकता है, प्राइवेट सेक्टर उसमें नहीं कर सकता। वो था डिफेंस एयरक्राफ्ट एंड वॉरशिप्स, है ना, एटॉमिक एनर्जी जनरेशन एंड रेलवे ट्रांसपोर्ट। उसी प्रकार से हमने जो है पहले स्मॉल स्केल सेक्टर के लिए 800 आइटम जितनी आइटम क्या करके रखी थी, रिजर्व करके रखी थी कि ये 800 आइटम में अगर बिजनेस करना है तो स्मॉल स्केल सेक्टर ही कर सकता, कोई बड़ा बिजनेस, कोई लार्ज स्केल सेक्टर वाला उन 800 आइटम में बिजनेस नहीं कर सकता। पहले ऐसा हमने रिजर्वेशन करके रखा था स्मॉल स्केल सेक्टर के लिए, लेकिन बाद में इसको भी हमने, ये जो नंबर ऑफ आइटम्स थे उसे भी बहुत ज्यादा कम कर दिया एंड बोला कि देखिए, ये अब बाकी सारे आइटम्स में जिसको करना है बिजनेस वो करो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। मतलब लिबरलाइजेशन के बाद क्या हुआ, प्राइवेट सेक्टर को हमने और ज्यादा छूट दे दी, और ज्यादा फ्रीडम कर दे दी बिजनेस करने की, लिबरलाइजेशन। नेक्स्ट आता है बेटा बात प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन मतलब क्या है देखेंगे, इट रेफर्स टू मैनेजरियल अप्रोच ऑफ चेंजिंग द ओनरशिप स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट ओन्ड इंस्टीट्यूशंस। तो गवर्नमेंट ओन्ड इंस्टीट्यूशंस में मेजॉरिटी ऑब्वियसली कौन होता है, मेजॉरिटी किसकी ओनरशिप होती है, गवर्नमेंट की। बट देन इनके ओनरशिप स्ट्रक्चर को हमने चेंज करते हैं, हम प्राइवेट सेक्टर को इस कंपनी के कुछ शेयर बेचते हैं या पूरी कंपनी बेच डालते हैं प्राइवेट सेक्टर को, ये आता है प्राइवेटाइजेशन के अंदर। ठीक है, सिंपल। जनरली क्यों किया जाता है प्राइवेटाइजेशन, क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट ओन्ड होती है इंडस्ट्रीज या गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज जो होती है, इसमें ना जनरली बहुत ज्यादा लॉसेस होते थे, ये बहुत ज्यादा इनएफिशिएंटली काम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा के खर्चे हो रहे थे इनके यहाँ पे। तो इन लॉसेस को प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि अगर प्राइवेट सेक्टर को तुमने कंपनी बेच दी तो वो तो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करेगा, वो लॉसेस को पहले प्रॉफिट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, वो इन एफिशिएंसी को हटाएगा, लोगों को क्या करेगा, मार मार के काम करवाएंगे, एफिशिएंटली प्रोडक्शन चालू हो जाएगा, एफिशिएंट वे से काम करना चालू हो जाएगा, जिससे धीरे धीरे प्रॉफिट बढ़ सकता है उस कंपनी का। ये पहला रीजन था। दूसरा रीजन क्या था, हमें 1991 में पैसों की जरूरत थी, कहां से लाए पैसा, तो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज को बेचो, प्राइवेट सेक्टर से पैसा मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो ये दूसरा कारण था। पहला कारण क्या था प्राइवेटाइजेशन का,
कि एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए हमने ऐसा किया। दूसरा कारण क्या था कि पैसों की जरूरत थी उस समय, तो कंपनी को बेचेंगे तो पैसा आएगा, है ना। ठीक है, नेक्स्ट। देन इंडिया में बट प्राइवेटाइजेशन करना आसान नहीं था। इंडिया में क्या हो रहा था, गवर्नमेंट बोलता कि देखो यार, हमारी ना कुछ कंपनीज लॉस में है, तो जो कंपनीज को लॉसेस हो रहे ना, ये ले लो, ये पूरी ले लो, इसका फुल प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा था। हाँ, पूरी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, हमको होना ही चाहिए। अब पर प्राइवेट सेक्टर वाले क्या बोलते हैं, हम लॉसेस वाली का बोले, अरे गवर्नमेंट, तुम्हारी जिन कंपनी को प्रॉफिट हो रहा ना, हमको वो कंपनी दो। तो गवर्नमेंट बोलता अच्छा प्रॉफिट वाली होना क्या, ठीक है, जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज थी उसका पार्शियल प्राइवेटाइजेशन किया ना, और जो लॉस मेकिंग कंपनीज थी उसका फुल। समझ में आ रहा है? यस, आई गेस कि आपको कुछ तो भी चीजें नहीं दिखी बेटा। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि जो जो कंपनीज हमारी लॉस मेकिंग, जो जो गवर्नमेंट कंपनीज लॉस मेकिंग थी उसको फुल्ली प्राइवेटाइज कर दिया गवर्नमेंट ने, एंड जो प्रॉफिट मेकिंग थी उसे पार्शियली प्राइवेटाइज किया। ठीक है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैं बोल रहा हूँ कि प्राइवेटाइजेशन में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या है बताइए आपका, टाइप्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे पहला है बेटा, पहले चार है, लिख लेंगे, डेलीगेशन, डाइवेस्टमेंट, लिख लेंगे बेटा, डेलीगेशन, देन है डाइवेस्टमेंट, देन है डिसइन्वेस्टमेंट, एंड देन क्या है आपका, डिसप्लेसमेंट। ठीक है, यस प्लीज सुनेंगे फास्ट। ठीक, हाँ ठीक है, चलिए। मेरे यहाँ से अब भी लैग है, आरुषि बोल रही है, तो बेटा आपका इंटरनेट का प्रॉब्लम है, अभी कोई लैग नहीं। चलिए, डेलीगेशन में क्या होता है, गवर्नमेंट जो है कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के पास ही, गवर्नमेंट की होल्डर रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन कुछ कामों के लिए, फॉर एग्जांपल द डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस, कुछ कामों के लिए हम प्राइवेट एंटरप्राइजेस को कुछ काम सौंप देते हैं, डेलीगेट कर देते हैं। तो गवर्नमेंट कीप्स होल्ड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट some activities of the company, and for example the delivery of product or service is handled fully or partly by private enterprise। सिंपल ऐसा ही एमसीक्यू आता है, ऐसा है कि गवर्नमेंट कीप्स होल्ड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्राइवेट एंटरप्राइज हैंडल्स फुल्ली और पार्टली द डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। ये किस चीज का एग्जांपल है, डेलीगेशन का। जैसे कि रेलवे सेक्टर में जो साफ सफाई का काम है वो हमने प्राइवेट सेक्टर को सौंप दिया है थ्रू कॉन्ट्रैक्ट। तो आप जब रेलवे स्टेशन में आजकल जाते हैं आपको एकदम साफ सुथरा दिखता है रेलवे स्टेशन, ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को वो काम सौंप दिया गया है, डेलीगेशन। नेक्स्ट आता है डाइवेस्टमेंट, जब गवर्नमेंट अपनी कंपनी का मेजॉरिटी स्टेक बेचता है उसे बोलते हैं डाइवेस्टमेंट करना। तो डाइवेस्टमेंट में होता है सेलिंग मेजॉरिटी स्टेक ऑफ द कंपनी। जनरली मेजॉरिटी स्टेक मतलब क्या, मोर देन 50%, जिससे ओनरशिप भी बदल जाए। दिस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, सेलिंग अ पोर्शन ऑफ द कंपनी, है ना, बहुत ज्यादा, मतलब क्या, जनरली लेस देन 50%, बहुत ही छोटा डिफरेंस है दोनों। डाइवेस्टमेंट मतलब क्या, सेलिंग मेजॉरिटी स्टेक, दिस इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, सेलिंग अ पोर्शन ऑफ द कंपनी, जनरली लेस देन 50%, यहाँ पे मोर देन 50%। ठीक है सर। नेक्स्ट बात आती है राजा, नेक्स्ट बात आती है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, जैसे कि पहले एक मार्केट था, पहले क्या था हमारे, ये क्या है, पहले हमारा बेटा टेलीकॉम मार्केट है, ठीक है, टेलीकॉम मार्केट है। इस टेलीकॉम मार्केट में पहले सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट था, पूरा 100% मार्केट शेयर इसके पास था बेटा, बताओ, BSNL एंड MTNL के पास था, गवर्नमेंट कंपनीज के पास ही था पूरा 100% मार्केट शेयर। लेकिन लिबरलाइजेशन के बाद जब डीरेगुलेशन हुआ, इसके वजह से क्या हुआ
कि प्राइवेट पार्टिसिपेंट्स अब मार्केट में आ गए आफ्टर आफ्टर लिबरलाइजेशन एंड आफ्टर डीरेगुलेशन। क्या हुआ बताओ? प्राइवेट पार्टिसिपेंट्स है ना, तो लिख रहा हूं आफ्टर डीरेगुलेशन इन टेलीकॉम सेक्टर। पहले रेगुलेशन था, पहले रिस्ट्रिक्शन था कि भैया सिर्फ गवर्नमेंट वाले ही करेंगे, प्राइवेट सेक्टर नहीं करते। पर डीरेगुलेशन करने के बाद जो है प्राइवेट सेक्टर भी अब आ गया मार्केट में। एंड टेलीकॉम सेक्टर में बीएसएनएल एंड एमटीएनएल के साथ साथ बाकी प्लेयर्स भी आ गए, जैसे एयरटेल आ गया था, है ना, फिर आपका वोडाफोन आ गया था। वोडाफोन का उस समय नाम था बीपीएल, हच बीपीएल वो सब नाम था उसका इनिशियली। तो ये कंपनीज के आने की वजह से पहले जो 100% मार्केट शेयर बीएसएनएल और एमटीएनएल का हुआ करता था, अब कुछ मार्केट शेयर एग्जांपल 40% एयरटेल का हो गया, 60% इसका हो गया। मतलब क्या है, एयरटेल एंड वोडाफोन के आने के वजह से इन्होंने बीएसएनएल एमटीएनएल को मार्केट में डिस्प्लेस कर दिया। इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है? पहले 100% मार्केट शेयर इन दोनों का था, बट इनके आने के वजह से मार्केट से थोड़ा बहुत ही डिस्प्लेस हो गए। थोड़ी सी जगह एयरटेल वोडाफोन ने अपनी बना ली मार्केट में, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? द प्राइवेट एंटरप्राइजेस एक्सपांड्स एंड ग्रेजुअली डिस्प्लेसेस द गवर्नमेंट एंटिटी। डीरेगुलेशन फैसिलिटेट्स दिस टाइप ऑफ प्राइवेटाइजेशन इन द गवर्नमेंट सेक्टर। जैसे यहाँ पे दिया है बीएसएनएल एमटीएनएल का एग्जांपल दिया है। खत्म डाटा बाय बाय, इतना ही है। एकदम सिंपल सिंपल एमसीक्यूज आते हैं इसके ऊपर। ठीक है, यस, हाँ, सॉरी टू से, है ना, हाँ हाँ, एग्जाम्पल है बेटा, हाँ बस वही करो, ये एग्जाम्पल है, कोई हर्ट नहीं होगा। प्लीज आप ऑनलाइन चेक करके मत बताना अरे सर 60% नहीं 59.23% था, ये सब हरकतें मत करना। एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा रहा हूँ ये चीज, ठीक है। हाँ, अरे सर ये तो आपने जो लिख दिया वो हमको कुछ और याद दिला देता है। चलिए आगे लिखेंगे। नेक्स्ट बात आती है बेटा एफडीआई की। नेक्स्ट बात आती है बेटा एफडीआई की। एफडीआई लिखेंगे, चलिए। हाँ, नेक्स्ट देखेंगे बेटा एफडीआई आई। यस, एफडीआई की बात करेंगे, चलिए जल्दी से। ठीक, क्या सब लोग रेडी हैं? एफडीआई की बातें करेंगे, बताओ फास्ट। हाँ बेटा 50% किस में आएगा? ये देखो, ये यही हरकत है लोगों की, यही उनको लग रहा कि इंस्टीट्यूट 50% वाला पूछेगा। 50% किस में आएगा वो बताओ, क्योंकि तुमने मोर देन बताया, लेस देन बताया, इसी में आता है बेटा 50% डिस इन्वेस्टमेंट में। मोर देन 50 में लग गया, 50 से ज्यादा तो वो डाइवेस्टमेंट में आएगा, है ना। कुछ भी चिंटू सवाल पूछते हैं, जबकि वैसा आएगा नहीं पर एग्जाम में। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है ये कि मेजॉरिटी स्टेक आया तो डाइवेस्टमेंट, सेलिंग अ पोर्शन लिखा है तो डिस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, चलिए वापस आते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं बेटा एफडीआई की। एफडीआई समझने के लिए आपको इसका डेफिनेशन देखना पड़ेगा। ये है बेटा एफडीआई का डेफिनेशन। आइए तो इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं। बोलता है एफडीआई का मतलब क्या है। यस, एफडीआई का मतलब समझना पड़ेगा आपको। चलिए सो देखेंगे। तो अभी हम बना रहे हैं, ये है इंडिया, ये है यूएसए, है ना, ये है इंडिया एंड ये है यूएसए। यस सर, इंडिया एंड यूएसए। चलिए ओके, अब हाँ चलिए, इंडिया एंड यूएस। ठीक है सर, सुन रहे हो थोड़ा सा, प्लीज सुनो ना, जल्दी प्लीज सुनो ना। चलिए, एफडीआई का मतलब फ्लो ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू इंडिया। इंडिया के बाहर से पैसा इंडिया में आ रहा है पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। मतलब क्या, लोग पैसा इसलिए इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस करने के लिए। तो एफडीआई करने के दो रास्ते होते हैं। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है बेटा वॉलमार्ट, जो कि आपको पता है अरकानसास यूएस की है हेडक्वार्टर। यस, ये यूएस की कंपनी है वॉलमार्ट। अब ये इंडिया में बिजनेस करना चाहती है, तो इसके पास दो तरीके हैं। एक तो क्या कर सकता है, एक तो वो इंडिया में अपनी खुद की ब्रांच ओपन कर सकता है। पैसा इन्वेस्ट करो इंडिया में, खुद ही अपना ब्रांच ओपन करो एंड वहां पे बिजनेस चालू करो। या तो वो क्या कर सकता है, इंडिया की किसी एग्जिस्टिंग कंपनी फ्लिपकार्ट, इसका मेजॉरिटी स्टेक खरीद सकता है। क्या फ्लिप वॉलमार्ट ने 77% स्टेक खरीद लिया फ्लिपकार्ट का? तो क्या इन शॉर्ट
अगर वो फ्लिपकार्ट का 77% स्टेक खरीद लिया, मतलब क्या इन शॉर्ट फ्लिपकार्ट का ओनर ही बन चुका है वॉलमार्ट अब, फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट ही अब चला रहा है। मतलब इन शॉर्ट इंडिया में जो फ्लिपकार्ट है वो वॉलमार्ट ही है एक्चुअली, वॉलमार्ट की कंपनी है ना ऐसा। तो बोलता है अगर किसी इंडिया के बाहर की किसी व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन को या कंपनी को इंडिया में बिजनेस करना है तो उसे इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कैसे? यूएसए वाला डॉलर होते हैं उसके पास। तो जब ये इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करता है तो ये गवर्नमेंट को डॉलर देता है एंड गवर्नमेंट से इंडियन रुपी लेता है, क्योंकि इंडियन रुपी पे ही हम काम कर सकते हैं इंडिया के अंदर। तो ये डॉलर मिलते हैं इन लोगों, एफडीआई की वजह से डॉलर मिलते हैं इंडिया को, तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ता है। समझ में आ रहा है? एंड उसके बदले ये लोग गवर्नमेंट से रुपी लेंगे, इंडियन रुपी लेंगे एंड उसको यूज करके ब्रांच ओपन करेंगे, या फ्लिपकार्ट जैसी कोई कंपनी में, एग्जिस्टिंग इंडियन कंपनी में मेजॉरिटी स्टेक खरीद लेंगे। तो ये दो तरीके से आप एफडीआई कर सकते हैं इंडिया में, राइट? चाहे तो दोनों तरीका अपना सकते हैं, जैसे वॉलमार्ट ने दोनों तरीके अपनाए, या दोनों में से किसी एक तरीकों को अपना सकते हैं। इन शॉर्ट एफडीआई क्या होता है? एफडीआई का मतलब एकदम सिंपल भाषा में क्या है? इंडिया की बाहर की कंपनी इंडिया में पैसा इन्वेस्ट कर रही है, क्यों? इंडिया में बिजनेस करने के लिए, एफडीआई। तो एफडीआई इज डिस्क्राइब्ड एज फ्लो ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट टू एन एंटरप्राइज इन अ नेशन बाय अनदर एंटरप्राइज लोकेटेड इन डिफरेंट नेशन। हमने वॉलमार्ट से फ्लिपकार्ट में पैसा इन्वेस्ट किया है ना, तो वॉलमार्ट इज लोकेटेड इन अनदर नेशन, और हमने इसे इंडिया के फ्लिपकार्ट में पैसा इन्वेस्ट किया बाय कैप्चरिंग मेजॉरिटी स्टेक इन ओनरशिप इन अ कंपनी इन द टारगेट कंट्री। हमने इंडिया के फ्लिपकार्ट में मेजॉरिटी स्टेक अक्वायर किया, या तो फिर और आप खुद के ही ऑपरेशंस को एक्सपांड कर सकते हैं, खुद की ही ब्रांच ओपन कर सकते हैं इस कंट्री के अंदर। खत्म, डाटा बाय बाय। ये होता है बेटा आपका एफडीआई। नेक्स्ट आपको एमसीक्यू आता है कि एफडीआई इज नॉट यूनिफॉर्म फॉर ऑल सेक्टर्स। एमसीक्यू आता है बेटा, एफडीआई इज नॉट यूनिफॉर्म फॉर ऑल सेक्टर्स। इसका मतलब क्या है कि अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग एफडीआई की लिमिट होती है। फॉर एग्जाम्पल है बेटा सेक्टर वन। सेक्टर वन है, समझ लो मैं टेलीकॉम सेक्टर की बात कर रहा हूं। मैंने बोला सेक्टर टू, एग्जाम्पल जैसे इंश्योरेंस सेक्टर है ना, तो मैंने बोला इंश्योरेंस सेक्टर में 49% की एफडीआई की लिमिट है। मैंने बोला सेक्टर वन, समझो टेलीकॉम सेक्टर एग्जाम्पल, यहाँ पे समझो 26% की एफडीआई की लिमिट है। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, इसे एग्जाम्पल की तरह समझिए मैं क्या समझा रहा हूं। एफडीआई की लिमिट होने का मतलब क्या है कि अगर आप इस सेक्टर के अंदर बिजनेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो भी कंपनी होगी उसमें 26% तक का ओनरशिप फॉरेनर्स का चलेगा, बाकी का 74% इंडियन लोगों का पैसा होना चाहिए उस कंपनी में। जैसे कि इंश्योरेंस सेक्टर में अगर आपको इंश्योरेंस कंपनी ओपन करनी है तो उसमें 49% का एफडीआई लिमिट है। मतलब क्या है कि इंश्योरेंस कंपनी अगर इंडिया में चालू करनी है तो उसमें अप टू 49% का ओनरशिप फॉरेनर का चलता है, बट बाकी का 51% का इंडियंस का होना चाहिए। तो अलग अलग सेक्टर में अलग अलग लिमिट है एफडीआई, इसलिए लिखा है एफडीआई इज नॉट यूनिफॉर्म फॉर ऑल सेक्टर्स। ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, इस पे एमसीक्यू आता है। समझ में आ रहा है? इस पे एमसीक्यू आता है। नेक्स्ट अगला, नेक्स्ट देखेंगे। अब आप एफडीआई दो रूट के थ्रू कर सकते हैं। एफडीआई को आप दो रूट के थ्रू कर सकते हैं। एक होता है बेटा गवर्नमेंट रूट, एक होता है आपका ऑटोमेटिक रूट। गवर्नमेंट रूट मतलब क्या? आपको गवर्नमेंट की अगर कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं जहां पे अगर एफडीआई करना है तो आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन लोगे तो ही उस सेक्टर में आप एफडीआई कर सकते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट परमिशन रिक्वायर्ड है, लेकिन यहाँ पे ऑटोमेटिक रूट में कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं जिसमें एफडीआई करना अलाउड है, करो जितना करना है।
कोई अलग से परमिशन लेने की जरूरत नहीं। एमसीक्यू आता है कि कौन से 2 रूट हैं एफडीआई करने के, तो गवर्नमेंट रूट एंड ऑटोमेटिक रूट। अगर आपको ऑटोमेटिक रूट से भी, समझ लीजिए आपको आरबीआई वगैरह से कभी कभी परमिशन लेनी पड़ती है, समझो अगर ऑटोमेटिक रूट से भी आपको परमिशन नहीं मिलती, मतलब ऑटोमेटिक रूट के थ्रू भी अगर आप नहीं आ पा रहे इंडिया में बिजनेस करने, तो फिर आपको एफआईपीबी से परमिशन लेनी पड़ती है। एफआईपीबी होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। तो देखिए, इफ देयर इज नो अप्रूवल थ्रू ऑटोमेटिक रूट, द कंपनी हैज टू सीक परमिशन फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। इसका फुल फॉर्म आता है कि एफआईपीबी का फुल फॉर्म क्या है, इस पे एमसीक्यू आता है, फुल फॉर्म के ऊपर एमसीक्यू आता है। ठीक है, नेक्स्ट और क्या एमसीक्यू आता है बेटा। अब ये आउटडेटेड एमसीक्यू है, फिर भी आपको बता रहा हूं। पहले आपके बुक में एक एमसीक्यू था, which of the following is recently scrapped। एक ऐसा एमसीक्यू था। ऑप्शन ए था बेटा प्लानिंग कमीशन, ऑप्शन बी आता है एफआईपीबी। अब बात यह आती है बेटा, आपके आईसीएस स्टडी मटेरियल में इसका आंसर प्लानिंग कमीशन दिया था। अब प्लानिंग कमीशन क्या है, जब हमें 1947 में आजादी मिली थी तो हमारे कंट्री में हमने 5 ईयर प्लान्स बनाना चालू किए थे, कि हम हमारे कंट्री के लिए 5 ईयर प्लान्स बनाते थे। ये 1950s के बाद हमने स्टार्ट किया था 5 ईयर प्लान बनाना, मतलब हम 5-5 साल की प्लानिंग करके चलते थे हमारे कंट्री के लिए, 5-5 साल की प्लानिंग करके चलते थे हमारे कंट्री के लिए, राइट। तो ये 5 ईयर प्लान कौन बनाता था, प्लानिंग कमीशन। लेकिन 2014 में ये प्लानिंग कमीशन को हमने बंद करके नया बनाया ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है नीति आयोग। एंड अब ये 5 ईयर प्लानिंग का काम नीति आयोग करता है। अच्छा, मतलब ये 5 ईयर का प्लान पहले कौन करता था काम, प्लानिंग कमीशन, लेकिन हमने इसको स्क्रैप कर दिया, इसे खत्म कर दिया। एंड 2014 में मोदी सरकार आने के बाद नीति आयोग इसका नाम कर दिया। एंड एफआईपीबी जो है ये 2017 में आपका अबॉलिश हो चुका है, इसे भी अब इस ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर दिया गया है। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। तो ये 2014 में स्क्रैप किया है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिसेंटली स्क्रैप्ड, तो कौन सा ज्यादा रिसेंटली स्क्रैप्ड है, एफआईपीबी। तो एफआईपीबी लॉजिकली इसका आंसर एफआईपीबी होना चाहिए, बट अब ये आउटडेटेड है। क्यों, क्योंकि अब आपके बुक में प्लानिंग कमीशन के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। तो ये एमसीक्यू वैसे तो इंस्टीट्यूट को नहीं पूछना चाहिए, पर अगर फिर भी पूछा तो आंसर लॉजिकली एफआईपीबी होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे आगे अगला। बस 10 मिनट में सेशन खत्म हो जाएगा, 10 मिनट में सेशन खत्म हो जाएगा, 7:15 के पहले हम सेशन को एंड करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे बेटा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, प्रोहिबिटेड सेक्टर्स, कि कहां पे एफडीआई प्रोहिबिटेड है। प्रोहिबिटेड मतलब क्या, नॉट अलाउड। प्रोहिबिटेड मतलब क्या, नॉट अलाउड। तो कहां कहां पे एफडीआई प्रोहिबिटेड है, तो ये जो लिस्ट दी है इस लिस्ट को ही फॉलो करना है, इस लिस्ट के हिसाब से ही आपको चलना है। एमसीक्यू आपको आएगा कैसा, कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एफडीआई इज प्रोहिबिटेड। तो एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी को आप यूज करके एटॉमिक बॉम्ब वगैरह बना सकते हैं, तो ये तो इसमें एफडीआई अलाउ नहीं करेंगे। नहीं तो बाहर की कोई भी कंट्री इंडिया में आके एटॉमिक एनर्जी को यूज करके बॉम्ब बनेंगे तो हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए अच्छा नहीं होगा। तो एटॉमिक एनर्जी में एफडीआई इज प्रोहिबिटेड। लॉटरी बिजनेस में एफडीआई प्रोहिबिटेड है, गैम्बलिंग बेटिंग में प्रोहिबिटेड है, मतलब गैम्बलिंग बेटिंग का बिजनेस चालू नहीं कर सकते फॉरेनर्स इंडिया में आके। आप खेल सकते हो पर आप बिजनेस नहीं कर सकते हैं ना। नेक्स्ट, बिजनेस ऑफ चिट फंड, बिजनेस, अच्छा बेटिंग तो वैसे भी इलीगल है ना, बेटिंग करना तो वैसे भी इलीगल है। नेक्स्ट, बिजनेस ऑफ चिट फंड है ना, तो चिट फंड से हमेशा हमको क्या आता है बताओ, 21 दिन में पैसा डबल है ना, 21 दिन में पैसा डबल है ना। लक्ष्मी चिट फंड वो क्या करते हैं,
लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं एंड उनको ही कुछ समय बाद उस पर इंटरेस्ट लगा के पैसा उनको देते हैं ना? या उनके ही मेंबर्स को जब पैसों की जरूरत रहती है तो वो वहां से लोन भी ले सकते हैं। तो चिट फंड एंड निधि कंपनी भी चिट फंड जैसे ही काम करती है। अब यहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे हमारा हेरा फेरी मूवी में भी हुआ था, फिर हेरा फेरी में कि 21 दिन के लिए पैसा दिया तो सही, बाद में कंपनी गायब हो गई। अब कहाँ ढूंढते बैठेंगे लोगों को? अरे जब इंडिया में ही लोग फ्रॉड कर रहे हैं, हम इंडियंस को ही ढूंढ नहीं पा रहे, तो इंडिया से बाहर लोग फॉरेनर्स इंडिया में आके चिट फंड का बिजनेस कर रहे और उन्होंने फ्रॉड किया, तो कहाँ ढूंढने जाएंगे? समझ में आ रहे बातें? तो बोला भैया भैया चिट फंड का भाई उस पर कोई एफडीआई होना नहीं अपने को, तो चिट फंड निधि करने में कोई एफडीआई होना नहीं। आगे नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट देखेंगे बेटा, अगला पॉइंट है आपका, अगला पॉइंट है एग्रीकल्चर। सिर्फ इतना लिखा है, अगर सिर्फ एग्रीकल्चर लिखा है तो हम क्या बोलेंगे कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में एफडीआई प्रोहिबिटेड है, बट एक्सक्लूडिंग, अच्छा नॉट अलाउड में एक्सक्लूडिंग एफडीआई इज प्रोहिबिटेड, मतलब नॉट अलाउड माइनस नॉट अलाउड में एक्सक्लूडिंग माइनस माइनस प्लस नॉट अलाउड, नॉट मतलब क्या, अलाउड है, मतलब जो यहाँ पे ग्रीन ग्रीन कलर में लिखा है इन सब में एफडीआई अलाउड है। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, अगर एमसीक्यू आया कि एग्रीकल्चर में एफडीआई अलाउड है, नहीं एग्रीकल्चर में प्रोहिबिटेड है, लेकिन अगर फ्लोरिकल्चर लिखा है तो अलाउड है, हॉर्टिकल्चर अलाउड है, डेवलपमेंट ऑफ सीड्स इसमें एफडीआई अलाउड है, एनिमल हस्बेंड्री में एफडीआई अलाउड है। समझ में आ रही बात है? नेक्स्ट, पीसी कल्चर में भी अलाउड है। नेक्स्ट, अगर सिर्फ इतना लिखा है प्लांटेशन एक्टिविटी, प्लांटेशन एक्टिविटी में एफडीआई, प्लांटेशन एक्टिविटी में एफडीआई नॉट अलाउड, प्रोहिबिटेड, लेकिन अगर बोला टी प्लांटेशन तो अलाउड, टी प्लांटेशन बोला तो अलाउड। समझ में आ रहा है? एमसीक्यू आता है तो आपको बहुत ध्यान से बेटा शब्दों पे ध्यान देना है कि एमसीक्यू में प्रोहिबिटेड बोला है या परमिटेड बोला है। प्रोहिबिटेड होता है नॉट अलाउड, परमिटेड होता है अलाउड। हम ना बहुत ही ज्यादा उसमें, मतलब हम ना अलग ही उसमें होते हैं एग्जाम में, अलग ही मजा आ रहा अपने को, अरे वाह सर ये भी आ गए, ये भी आ गए, अपन एकदम अलग ही स्पीड में होते हैं और हमको ये परमिटेड शब्द भी प्रोहिबिटेड दिखता है एग्जाम में। तो धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है, आसान आराम से क्वेश्चन को पढ़े एंड चेक करना है कि वो प्रोहिबिटेड वाला पूछ रहा है या परमिटेड वाला पूछ रहा है। अब प्लांटेशन बोला, प्लांटेशन एक्टिविटी क्या है? प्रोहिबिटेड है, लेकिन टी प्लांटेशन बोला तो टी प्लांटेशन क्या है? ये परमिटेड है। समझ मारे? यस, तो ध्यान देना है। हाँ, शब्दों का खेल है बाबू भैया, शब्दों का खेल है। बस आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट, ठीक है, अगला अगला नेक्स्ट, अगला नेक्स्ट देखेंगे। हाँ, देन हाउसिंग रियल एस्टेट में अलाउड नहीं है, लेकिन एक्सक्लूडिंग एक्सेप्ट अगर टाउनशिप डेवलपमेंट का काम है या कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रेमाइस है तो फिर इसमें अलाउड है। नेक्स्ट, ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, ये टीडीआर का कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त तरीके से आपको समझाया था, इसका मैं अलग से एक लिंक डलवा दूंगा हमारे लाइव डेली लिंक पर, जाके देख लेना टीडीआर का कॉन्सेप्ट समझने के लिए। अभी फिलहाल इतना समझो कि टीडीआर में ट्रेडिंग करना, फॉरेनर्स इंडिया में आके टीडीआर में ट्रेडिंग नहीं कर सकते, ट्रेडिंग इन टीडीआर में एफडीआई प्रोहिबिटेड है, इतना याद रखें। नेक्स्ट, सिगार, शिरूट्स, सिगारिलोज, सिगरेट, ये सब सिगरेट के टाइप्स होते हैं, तो सिगरेट का मैन्युफैक्चरिंग करना या टोबैको है ना, टोबैको या टोबैको सब्स्टिट्यूट का मैन्युफैक्चरिंग करना, ये सब अलाउड नहीं। इसमें एफडीआई, इसमें एफडीआई जो है वो अलाउड, क्या बताओ, एफडीआई अलाउड नहीं। फॉरेनर्स आके ये सब हरकतें नहीं कर सकते इंडिया में, ऐसा समझ में आ रही है आपको बातें? हाँ चलिए, आइए वापस आते बेटा, आइए वापस आते बेटा, चलिए ठीक है सर। नेक्स्ट, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे जल्दी से, FII, लास्ट पेज, 4 मिनट बचे सेशन को, आखिरी पेज है। FDI क्या था? FDI क्या था? इंडिया के बाहर से लोग इंडिया में पैसा क्यों इन्वेस्ट कर रहे थे? बिजनेस करने के लिए। बट FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट क्या है? इंडिया के बाहर से लोग इंडिया में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं
स्पेक्यूलेशन पर्पस के लिए, ओ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट वगैरह कमाने के लिए कर रहे हैं। कैसे सर? इंडिया के बाहर ऐसी म्यूचुअल फंड हेज फंड कंपनीज होती है, इंडिया के बाहर ऐसी म्यूचुअल फंड कंपनीज होती हैं जो इंडिया के स्टॉक मार्केट में आके इंडियन कंपनी के शेयर खरीदती है। अभी सस्ते में खरीदेंगी, 2-3 महीने बाद उसे महंगे में बेचेंगी एंड चले जाएंगी अपने घर वापस। तो स्पेक्यूलेशन पर्पस के लिए है ना FII किया जाता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट। इसमें बिजनेस करने का इरादा नहीं है, फॉरेनर का इंडिया में आके बिजनेस करने का कोई इरादा नहीं है, सिर्फ स्टॉक मार्केट से शेयर बाइंग एंड सेलिंग करना है सब, बस। तो FII एंड FDI अलग है। अब इंडिया के बाहर से जब पैसा आता है इंडिया में, तो अब अगर कोई बंदा FDI कर रहा है तो वो तो बिजनेस के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। तो ऐसा करता है, आज ब्रांच ओपन किया एंड कल ब्रांच बंद करके वापस चला गया। अरे हम जब बिजनेस के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं कहीं पे भी, हम रुकते हैं 3-4 साल, लेकिन FII के लिए जब पैसा आता है इंडिया में, तो वो तो आज पैसा आया, 2-3 महीने बाद इस FII वाली पार्टी को लगा कि यार चलो अब हमको प्रॉफिट मस्त होगा स्टॉक मार्केट से, दन से पैसा लेके वापस चले जाते हैं। मतलब FII का पैसा लंबे समय तक इंडिया में नहीं रहता, लेकिन FDI से आया हुआ फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में लंबे पीरियड तक रहता है। इसीलिए आपने लिखा है कि नेशनल गवर्नमेंट्स लुक फॉर सस्टेनेबल FDI ओवर FII। गवर्नमेंट्स को FDI ज्यादा अच्छा लगता एज कंपेयर टू FII, क्योंकि FDI से आया हुआ फॉरेन एक्सचेंज लंबे पीरियड तक हमारे पास रहता है। आखिरी पॉइंट है बेटा OFDI। आखिरी पॉइंट क्या है? OFDI। हमने इसके पहले बेटा क्या पढ़ा? IFDI। आई होता है इनवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जैसे कि इंडिया में पैसा आ रहा था बाहर से, इंडिया में पैसा आ रहा था बाहर से, लेकिन इंडियंस किसी से कम है क्या? अरे इंडिया की भी तो कंपनी इंडिया से बाहर पैसा इन्वेस्ट कर सकती है बिजनेस करने के लिए। तो जब इंडिया में फॉरेन कैपिटल आ रहा है उसे IFDI बोलेंगे, इनवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एंड जब इंडिया से जब बाहर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस करने के लिए, उसे बोलेंगे OFDI, आउटवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो बस वो दिया है आपको, ज्यादा उसको कोई MCQ आता नहीं, ऐसे इंफॉर्मेशन दिया है कि इतने सालों में जैसे एयरटेल ने किया है OFDI, इंडिया के बाहर मॉरिशस में उसने अपना सब्सिडरी ओपन किया, PVR सिनेमास ने किया है ना, सन फार्मा इंडियन कंपनी ने इंडिया के बाहर चाइना में जाके उन्होंने क्या किया, अपना ब्रांच वगैरह उसने ओपन किए। तो ये एग्जांपल है OFDI के, इस पे कोई MCQ आता नहीं। बस इतने बोले कि इतने सालों में बहुत ज्यादा OFDI में भी बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब बहुत सारी कंपनीज काफी पैसा इन्वेस्ट करते इंडिया के बाहर भी बिजनेस करने के लिए। बस खत्म, टाटा बाय बाय, इतना ही है। यस सो गाइस, आई होप कि आप सबको आज हमारे इस सेशन में काफी ज्यादा मजा आया होगा। आप हमारा अनअकैडमी का प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, हमारी बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। लक्ष्य 2.0 बैच अभी ऑलरेडी चल रही है, यहाँ पे आपको हमारे सारे नोट्स मिल जाएंगे। एंड हमारा नया बैच मिशन सक्सेस बैच बेटा स्टार्ट होने वाला है 15 फरवरी के बाद। सो आप इन बैचेस को ज्वाइन करने के लिए अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लीजिए, MB सर कोड यूज करेंगे तो एडिशन 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड सबसे बेस्ट होता है बेटा आपका 2 साल का कॉम्बो ले लीजिए, 2 साल का फाउंडेशन इंटर दोनों की क्लासेस एक ही सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी। MB सर कोड यूज करना ना भूले। तो थैंक यू अगेन, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, कमेंट करके बताइए कि आपको हमसे पढ़ के कैसा लगा है। तो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय। अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, क्योंकि हम हमारे पेरेंट्स के बिना कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।